हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज CHSL का एक और शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये CHSL का है। इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे 18 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। देखिए इसके अंदर ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए ये नंबर सिस्टम के बहुत इस बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए वो पूछ रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और इरैशनल क्या होते हैं, √3π। अब देखिए उसके अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, रैशनल और इनरैशनल नंबर का प्रतिच्छेद। अब देखिए कोई भी नंबर या तो रैशनल होता है या इरैशनल होता है, इनका कभी भी प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। कोई भी नंबर एट प्रेजेंट रैशनल और इरैशनल दोनों नहीं होता। तो देखिए रैशनल और इरैशनल का जो प्रतिच्छेद होता है वो हमेशा क्या होता है, एम्प्टी होता है। वो कभी भी मतलब एक नंबर एट प्रेजेंट रैशनल और इरैशनल दोनों कैटेगरी में नहीं आता। और तो अगर आप उसके प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद की बात करें, इंटरसेक्शन की बात करें, तो वो हमेशा क्या होता है, एम्प्टी होता है। देखिए ये तो इस बार ही पूछ लिया, और हो सकता है वो अगली बार पूछे रैशनल और इरैशनल का यूनियन क्या होता है, संघ क्या होता है। ठीक है, तो संघ हमेशा उसका क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, ये एक तो पूछा है और एक आप याद रखना फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ रियल नंबर। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वास्तविक नंबर क्या होता है। वो सारे नंबर जो आपके क्या होते हैं, नंबर लाइन पे होते हैं। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर, जितने भी नंबर हैं जो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। बस देखिए ये -7 ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर वास्तविक नंबर नहीं है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 7 नंबर क्या है, वो इमेजिनरी है। आप बोल सकते हो यहाँ पे भी तो माइनस में अंडर रूट में है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो ये इरैशनल नंबर का क्या है, नेगेटिव फॉर्म दे रखा है। ठीक है, ये रूट के बाहर है, इसके अंदर माइनस, और उसके अंदर माइनस कहाँ है, रूट के अंदर है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। देखिए p/q एक नंबर है और दूसरा नंबर मान लेते हैं s/t। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंदर कितने इरैशनल नंबर आते हैं, तो कितने इरैशनल नंबर आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है PQR और इसके अंदर PS ये क्या है, मीडियन है, मध्य का है, और ये एक है ये QT, ये भी क्या है, मध्य का है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट X, ये जो पॉइंट है X है। ठीक है, और वो क्या कहती है, इफ PS, ये जो PS वाली मध्य का है ये है 18, और जो QT है दूसरी वाली जो मध्य का है वो है 7.5। हमें क्या बताना, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ये जो PQ है लेंथ, इसको बताना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट होगा, PQ का स्क्वायर, जो साइड आपको बतानी है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ दोनों मीडियन को। ठीक है ना, जो दोनों मध्य का है उनको लेंगे यहाँ पे हम, तो ये होगा PS का स्क्वायर प्लस में QT का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व आप अपने से करना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगता है। ये दोनों क्या है, आपकी मीडियन है, मध्य का है, ये किसके बराबर में आएगी, जो साइड आपको पूछी गई है। अब देखिए वो क्या कहता है, 8 मैन एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 मैन एक काम को 14 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है 12 आदमी कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, 12 जो ये यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हटा देते हैं, तो डे कितना आ जाएगा, 19.33 डेज। अरे जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो क्या कहता है, एक काम का जो 60% है वो 18 दिन में करता है। अगर देखिए उसने 60% क्या करा, 18 डेज में करा, तो 100% कितने दिन में करेगा, वो 30 डेज में। मान लेते हैं ए की जो एफिशिएंसी थी वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो देखिए आगे हमसे पूछा गया है कि उसने क्या करा, बी को बुलाया। ठीक है, आपने ये मान लिया ए की एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट है, और वो एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क हमारे पास यहाँ कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। समझ में आया। अब वो क्या कहता है,
देन ही कॉल्स, मतलब देखिए ए डज 60% ऑफ द वर्क, 60% वो काम का कर चुका है, तो 30 में से 18 माइनस कर दिए तो कितना काम रह गया, 12 यूनिट काम रह गया। अब वो कहता है उसने जो बचा हुआ काम था, रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क यूज हुआ, तो इससे ये मतलब है कि वो 60% काम को निपटा चुका है। अब जो 12 यूनिट काम है वो 4 दिन में हुआ, किसके द्वारा, जब बी भी आ गया, तो हमसे पूछा गया है बी अकेला पूरे काम को कितने टाइम में पूरा कर सकता है। तो देखिए 12 यूनिट काम था, ए की एफिशिएंसी थी 1, उसके साथ बी ने काम करा और काम निपटा दिया 4 दिन, तो 4 3 12, तो यहाँ से हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। वो पूछता है सारा काम बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी, तो 15 दिन के अंदर बी सारा काम क्या कर देगा, निपटा देगा। अब ये तो बहुत इजी है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर, व्यास होती है। अगला देखेंगे, अब वो क्या कहते हैं, इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी सबस्टेंड 60 डिग्री एट अ सेंटर, एक ये ए बी कॉर्ड है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर के ऊपर। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ए बी, अब देखिए ये ए था और बी था, अब वो ये कहना चाह रहा है टेंजेंट ए और बी पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रही हैं, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब अगर आप ये बीच में से ये लाइन हटा दो, अगर आप सिर्फ ये बीच में से एक लाइन हटा दो, तो ये आपको एक क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब आपको ये पता होगा ये जो ओ से लेके ए तक है ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट जब मिलते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। चतुर्भुज जिसके जो सारे एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो देख लीजिए ये 180 डिग्री तो यहाँ कंप्लीट हो गया, सामने वाला ए और बी ने मिलकर 180 बना दिया, तो ये दोनों भी मिलके क्या बनाएंगे, 180, तो ये 60 हो गया, तो ये रह जाएगा 120 डिग्री। अब आप बोलोगे इतना सा क्वेश्चन भी इतना लंबा सॉल्व कर दिया, तो देखिए किसी को नहीं आता हो तो उसके लिए करना पड़ता है। अब देखिए द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, 6 8 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर आपको ये समझ में आता हो ये ट्रिपलेट है, तो ये एंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए अगर आप एक सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, आपको ये बात पता होगी डायमीटर से, अगर आप कहाँ पे एक सर्कल की परिधि के ऊपर अगर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये बात तो पता होगी। तो देखिए ये क्या बना, 90 डिग्री का एंगल, तो हमें क्या बताना है, त्रिज्या बतानी है। तो ये डायमीटर था, ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, तो डायमीटर कितना हो गया 90, तो रेडियस कितना हो गया इसका आधा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, परिधि एक सर्कल की कितनी दे रखी है, 132, मतलब 2 पाई, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 132, तो 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ से रेडियस आपका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। हाँ, और फिर अब वो क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल, जो हमारे पास आया त्रिज्या आई 21, ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है ना, एक कोन है, शंकु है, जिसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, और हमें उसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, शंकु का आयतन बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू में h, तो ये 3 7 जा 21, ये कैंसिल कर देंगे, बाकी अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो यूनिट डिजिट से आप नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे यूनिट डिजिट, और ये तो थर्ड का तो 1 ही है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट उसने क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आपको उसको प्रॉपर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 5544। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको पूरा प्रॉपर करके बताऊंगी, एक बार ये फुल लेंथ बताऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर है कि आप क्या लगा सकते हो, शॉर्टकट लगा सकते हो, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। देखिए वो क्या कहता है, एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ऐसे ABC, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, उसकी जो ये साइड्स हैं ABC, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये दे दिए उसने हमें PQR,
ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देख लेना। अब देखिए आपको इतना समझ में आता होगा, ये जो ए है ये टेंजेंट है ए से लेके पी तक, ए से लेके आर तक। अगर ये एक्स है ए से लेके पी तक तो ये ए आर भी क्या होगी, यही होगी। बी से लेके पी तक टेंजेंट है और बी से लेके क्यू तक भी टेंजेंट है। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगी, अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगी। बात समझ में आई? अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना, वैसे बहुत बेसिक था, ये तो सबको पता होगा। अब देखिए वो क्या कहता है, ए बी माइनस में बी सी कितना है 4, और दूसरा उसने बोल दिया ए बी माइनस में ए सी हमारे पास कितना है 2, और जो पैरामीटर है देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये आपको कितना दे दिया है उसने, 36 दे दिया है। तो अब देखिए हमें क्या बताना है, पी बी। पी बी क्या है, पी बी है हमारे पास y प्लस ए आर कितना है x, ये आपको बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो देखो पहले तो हम सारी साइड्स को निकाल लेते हैं, ए बी। ठीक है, देखिए ए बी दोनों के अंदर है तो बी सी और ए सी को आप ए बी की टर्म में ले आओ। अगर मैं बी सी को उधर ले जाती हूँ तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखती हूँ, ए बी ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में बी सी, ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगी ए बी माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में ए सी। ठीक है, तो अब देखिए ए बी प्लस, अब मैं बी सी की जगह ये लिख सकती हूँ ए बी माइनस का 4 प्लस सी ए की जगह ए सी सी ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 36। अब ये हो जाएगा 3 ए बी माइनस का 6 इज इक्वल्स टू में 36, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ए बी इज इक्वल्स टू में 42, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 4 ज़ा 12। ए बी अगर मेरे पास 14 आ गया, अगर ए बी का वैल्यू मेरे पास आ गया है 14, ठीक है, तो यहाँ से मैं बी सी का वैल्यू निकाल दूँ। ठीक है ना, बी सी ए बी है 14, 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10, और यहाँ से ही मैं ए सी का वैल्यू निकाल दूंगी। ए सी मेरे पास कितना रह जाएगा 12। इतनी बात आ गई समझ? अब देखिए अब मैं यहाँ से ये थोड़ा इरेज कर रही हूँ, ये सब मैंने इरेज कर दिया, मुझे सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, आप लाइन पे कह रही हूँ, लाइन पे रहिएगा, आप लोग देखते रहिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब जो मेरे पास ए बी है, ए बी मेरे पास किस चीज़ से मिलके फॉर्म हो रहा है, एक्स प्लस वाई से। बी सी मेरे पास किससे फॉर्म हो रहा है, वाई प्लस जेड से, और ये किससे फॉर्म हो रहा है, ए सी जेड प्लस एक्स से। तो अगर मैं यूँ लिखूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना है 36, पूरा पैरामीटर 36 था ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है ना, तो देखिए आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, पूरा 18 है। अगर मैंने इसमें से y प्लस जेड माइनस कर दिया, ठीक है, y प्लस जेड मेरे पास क्या है, BC है, अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अगर मैंने टोटल में से y प्लस जेड माइनस कर दिया, y प्लस जेड मेरे पास क्या है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, और दूसरी मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए टोटल में से अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो x प्लस जेड माइनस कर देंगे, x प्लस जेड क्या है, AC है, तो ये कितना है 12। अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 8। ठीक है ना, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद ये कितना निकल आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब बट इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देता है, CGL में भी आते हैं, CHSL में भी आते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको ए टेंजेंट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, ए टेंजेंट निकालनी हो। ए टेंजेंट कहाँ तक है, ए से लेके पी तक है, ए से लेके आर तक है। मतलब बेसिकली अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना हो और आपको तीनों साइड्स का वैल्यू पता हो, ठीक है, आपको जो कि पता है, तो ए टेंजेंट निकालने के लिए ए की जो दोनों वाली साइड्स है, ए बी प्लस ए सी माइनस में सामने वाला साइड क्या है, बी सी बाय 2। अगर आप ये करते तो आपको यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू मिल जाता, ये पूरा ये सारा मेथड नहीं करना पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ती, यहाँ से आपको x टेंजेंट मिल जाती। और अगर आपको ये y वाला b से लेके p तक ये जो y टेंजेंट है ये निकालनी होगी, तो b के दोनों साथ वाली साइड प्लस कर दो, ba प्लस बी सी माइनस में बी ए प्लस बी सी, और ये जो साइड है माइनस का ए सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपको वाई टेंजेंट मिल जाती, या आप ये बी पॉइंट बोल दो, बी टेंजेंट मिल जाती। मतलब जो बी की जो टेंजेंट थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही कैलकुलेट होती, ए की जो टेंजेंट है वो ये है, एक्स वाली है। ठीक है, समझ में आया? या तो आप इसको ऐसे करके निकाल लेते, या आप इसको प्रॉपर
कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शिफ्ट थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन तो देखिए करना पड़ेगा। देखिए वो क्या कहता है, एक आदमी ने अपने जो धन राशि था उसका जो 40% धन था वो 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पे उसने इन्वेस्ट करा, ठीक है। और जो बाकी का आप मान लो उसका 100% जो था प्रिंसिपल था, 100x था, उसमें से अगर मैंने 40% ले लिया तो देखिए उसने जो 40x था ये प्रिंसिपल था, उसे लगाया किस रेट से, 7.5% के, ठीक है। इसका डेसिमल हटा देती हूँ तो एक और जीरो, आप मान लो ये डेसिमल हटा दिया, ठीक है, इससे लगाया। और जो बचा हुआ शेष 60% था, तो मतलब 60x का जो प्रिंसिपल था उसे 1125%, और जो ये डेसिमल का था ये एक और जीरो, ठीक है। और उसको क्या कहता है, वार्षिक साधारण ब्याज, दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे थे। उसको जो एंड के अंदर ऋण रिसीव हुआ कितने टाइम का है, 2.5 वर्ष का। अगर मैं 2.5 वर्ष को मंथ के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो वो कितना हो गया, 30 महीने। जब भी आप 30 महीने लिखते हो, अगर आप मंथ लिखते हो तो डिवाइडेड बाय 12 जरूर होता है, प्लस यहाँ पे भी 30 डिवाइडेड बाय 12, तो उसे जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 6825। हमको क्या बताना है, धनराशि बतानी है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है 100x, इसका वैल्यू बताना है। देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका आएगा 7.5x प्लस ये वाला जो सेकंड टर्म है इसे कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा आपका 24.375x। इन दोनों का टोटल प्लस का, सॉरी ये आएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला आपका आएगा 16.875x। इन दोनों का आप प्लस करोगे ये आपका आ जाएगा 24.375x, जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब ये टोटल इंटरेस्ट बना और क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6825, ठीक है। यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 280, आपको 100x का वैल्यू बताना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर रहेगा 28,000। ये शिफ्ट है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट करते हैं, ठीक है। देखिए वो क्या कहता है, दीपक ने अपना 75% इनकम को क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो जो उसकी सेविंग रही वो कितनी रही, 25%। आप मान लो दीपक की जो इनकम थी वो 100% थी, उसमें से उसने 25% क्या करा, सेव करा। यही बात वो करण की कह रहा है, करण ने 80% खर्च कर दिया तो 20% उसका बच गया। अब वो कहता है दोनों ने मिला के बचाए 75,000 रुपए, मतलब 75 दोनों ने बचाए, ठीक है। तो देखिए दीपक ने कितना बचाया था, 25% का मतलब हुआ 7500 क्वेश्चन में, तो डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दीपक की जो टोटल इनकम आई वो कितनी आई, 30,000 रुपीज़ आई। ऐसे ही करण की बात करें तो 20% का वैल्यू कितना है, 7500, तो डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो करण की जो टोटल इनकम आई वो कितनी आई, 37,500। आगे चलते हैं, द इनकम ऑफ संजय, जो संजय की इनकम है वो कितनी है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ द इनकम ऑफ दीपक और करण। दीपक और करण की जब मैं इनकम को ऐड करते हैं वो कितना आ जाएगा, 67500। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो संजय की इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 22,500, ठीक है। आगे चलते हैं, वो क्या कहता है, अगर संजय ने 7/9 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना, 2/9। टोटल कितना होता है, ये डिनोमिनेटर वाला 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2/9। तो हमें क्या बताना है, उसकी सेविंग बतानी है, तो इसका 2/9 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़। अब देखिए एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर कैपिटल जो है किस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ है, A:B। ए ने अगर 5,000 इन्वेस्ट करा है, मतलब 5 का वैल्यू उसने दे दिया हमें 50,000, तो बी ने कितना करा है, तो बी ने करा है 70,000। अब दो स्टूडेंट का स्कोर है 80% और 90% ऑफ अ टेस्ट, टोटल स्कोर के अंदर दो स्टूडेंट, ए ने 80% स्कोर करा है, बी ने 90%, तो हमें रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या होगा, दोनों को काट दो, 8:9। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 15 प्लेयर, जो एक हॉकी टीम में 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 4 वर्ष पहले जितनी है, क्योंकि देखिए जो 15 प्लेयर हैं उनकी जो एवरेज एज 4 साल पहले होनी चाहिए थी, वही एवरेज एज आज भी है, क्योंकि 5 जो खिलाड़ी थे जिनकी वर्तमान औसत आयु 28 वर्ष है की जगह 5 नए खिलाड़ी आ गए हैं। तो मतलब जो पहले जो 5 जो प्लेयर थे जिनकी आज जो एज है वो कितनी है, 28 साल है एक की, ठीक है ना, वर्तमान औसत आयु। तो देखिए जो आज की डेट में
28 5 कुछ जो 5 प्लेयर थे उनकी एवरेज एज कितनी थी 28 थी, तो उनकी आज की एक्चुअल एज कितनी हो गई 140 हो गई। ठीक है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु बताइए। तो जो ये जो 28 जिनकी एज हो गई है आज की डेट में, उन्हें क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, रिप्लेस करा गया है, तो उनकी जगह जो प्लेयर्स आए होंगे ऑब्वियसली उनकी एज क्या होगी 28 से कम होगी, तभी तो हम उनका एवरेज क्या मान पा रहे हैं, जो पुराना एवरेज था। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखो निकाले जो 5 निकाले गए हैं उनकी जो एवरेज एज आ गई वो कितनी आ गई 140। ठीक है, आप जो 140 है उसको माइनस कर दो 15 इंटू में 4, जो पुराना था ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 60 माइनस में 140, ये कितना रह गया 80, और 80 को डिवाइड कर दो 5 से, तो जो अब नए प्लेयर आए हैं उनकी एज कितनी है 16। ठीक है ना, जो ये अगो वाला होता है ना कि 4 साल पहले जितनी थी उतनी आज ही है। तो देखो इसको क्या कहते हैं, जो नए वाले प्लेयर आए उनकी टोटल एज निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो जो पुराने वाले प्लेयर्स की मतलब जो हमें एवरेज दे रहा है, तो 140 माइनस में 15 इंटू में 40। ठीक है, और उसको डिवाइड कर तो जितने करंट प्लेयर्स उसने रिप्लेस करें, तो आपको जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी एज मिल जाएगी। अब देखिए द एवरेज ऑफ 15 नंबर, 15 संख्याओं का औसत कितना है 28। अब वो क्या कहता है, हर नंबर को क्या करा गया 2 गुना, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 गुना हो जाएगा, 8 2 16 2 2 4 56, और हर संख्या के अंदर 5 जोड़ा गया है, तो एवरेज के अंदर भी आप 5 जोड़ दो, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 61। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक फ्लाइट है जो 1200 किलोमीटर 2 घंटे में पूरा कर देता है, तो इसकी स्पीड कितनी है 600। तो वो हमसे पूरा पूछ रहा है कि उसकी स्पीड को कितना कम करें कि वो जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे में कवर करे, 3 घंटे में, तो डिवाइडेड बाय 3, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 400, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, कितनी कम हुई स्पीड 200, किसके ऊपर 600 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 33.33% को उसको कम करना चाहिए स्पीड को। देखिए वो क्या कह रहा है, एक दुकान का मालिक एक सामान के अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है। यदि सामान का अंकित मूल्य कितना था 2500 रुपये, उसके ऊपर उसने कितना दिया 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 80% की वैल्यू पे उसने आपको बेचा। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, और दुकान मालिक पहले से कम किया गए मूल्य पर 10% की और छूट देता है, तो मतलब 90% इधर भी देता है। तो 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 8 सा 200 इंटू में 9, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1800 रुपये आ गया। तो सामान का अंतिम बिक्री मूल्य क्या रहेगा 1800 रुपये रहेगा। अब देखिए वो क्या कहता है, एक शॉपकीपर एक दुकानदार 40,000 मूल्य के एक लैपटॉप पर 40,000 के मूल्य के एक लैपटॉप पर 10% का डिस्काउंट देता है ना, मतलब 90% की वैल्यू में बेचता है, फिर दोबारा से 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो दोनों छूटों के बाद अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 9 सा 18, ये 00 इंटू में 4। अब देखिए 8 4 सा 32। अब एक सेकेंड, 2 9 सा 18 सही तो है, 9 4 सा 36 इंटू में 2 2 6 सा 12, ये क्या गलत आ रहा है भाई, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% का वैल्यू आ रहा है। 8 9 सा ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो 2 4 सा 8, यूनिट डिजिट पे देखो 2 0 के बाद 8 सिर्फ यही आ रहा है, आप इसी को टिक करके निकल जाते। मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया था 80 की जगह। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 70 लीटर एक बर्तन में वाइन और पानी का घोल है, वाइन और वाटर का सोल्यूशन है, कितना है 70 लीटर है, किस रेशियो में 5:2। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं 5:2 को, तो ये कितना हो जाएगा, वाइन है 50 लीटर और पानी है उसमें 20 लीटर। अब वो क्या कह रहा है 14 लीटर सोल्यूशन निकाला गया, जो सोल्यूशन निकाला वो भी इसी रेशियो में निकाला गया, तो 10 लीटर इसमें से निकाला, 4 लीटर इसमें से निकाला, तो वाइन कितनी रह गई 40 लीटर और पानी रह गया 16 लीटर। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके अंदर सिर्फ 14 लीटर पानी डाला गया, 14 लीटर अगर पानी डाला गया तो पानी 30 लीटर और वाइन 40 लीटर, तो हमें न्यू रेशियो बताना है, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या रह गया न्यू रेशियो 4:3। अब देखिए
अब देखिए इसको बताना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर। देखो जब भी ऐसा हो सबसे पहले जो उसकी पावर गिवन है उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे तो कोई पावर गिवन नहीं है तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखिए 3 की पावर अंडर रूट मतलब क्या था 3 की पावर 1/2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो 3 की पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, अगर आप 3 की पावर 6 करो तो ये हो जाएगा 729। अगर आप 3 इंटू 3 ऐसे करके 1 2 3 4 5 और ये 6 बारी लिखोगे तो ये हो जाएगा 729। 5 की पावर अंडर रूट 3 है मतलब 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से, तो 3 4 ज़ा 12। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625। ऐसे ही 6 की पावर क्या है 1/4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये हो जाएगी 3। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो देखिए आरोही क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले 6 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है ना, 6 5 और 3। अब देखिए फाइंड द इक्वेशन जिसके अंदर स्लोप दे रखा है m दे रखा है हमें -2 और y1 और x1 दे रखा है। तो स्लोप की क्या होती है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1, ठीक है ना। तो बस इसको इक्वेशन में पुट करना, आपका आंसर ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में माइनस में 2x प्लस में 11। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया हमें दे रखा है ये, अगर मैं एरिया का अंडर रूट कर दूंगी तो ये किसका रेशियो आ जाएगा 4:5। ये इसका साइड का रेशियो, हाइट का रेशियो और पैरामीटर का रेशियो होगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अगर उसका पैरामीटर जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका पैरामीटर कितना दे रखा है 20 यूनिट, तो 4 5 ज़ा 20, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमें बताना पैरामीटर ऑफ द लार्जर साइड, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 5 ज़ा 25। अब देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ रह गया क्या, नहीं 74 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर D और E ऐसे हैं कि ये पैरेलल हो गया, ठीक है। AD आपको 4 दे रखा है, DB आपको 12 दे रखा है। अगर मैं इसको पूरा करूं ये कितना हो जाएगा 16 यूनिट, और AE आपको दे रखा है 3 यूनिट, ये दे रखा है 9 यूनिट। पूरा देखूं ये साइड, ये कितनी हो गई 12 यूनिट। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ADE, मतलब ये छोटा वाले ट्राइंगल का एरिया और जो पूरा वाला ट्राइंगल है ABC। देखिए AD की जो साइड है वो कितनी है 4, और अगर मैं पूरा ट्राइंगल लूँ, मैं अभी इस साइड की बात कर रही हूँ, तो इस साइड में AD साइड ली छोटे वाले ट्राइंगल के लिए और पूरा वाला ट्राइंगल है उसका रेशियो कितना आ गया 4। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो 1/4 आ रहा है, ठीक है, साइड्स का रेशियो। अब देखिए क्योंकि साइड के रेशियोज अलग अलग उसने दे रखे हैं तो उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो दूसरी वाली साइड से AE का रेशियो आ रहा है 3 और पूरी साइड का रेशियो आ रहा है 12, तो 1 ज़ा 4 ज़ा, तो साइड के रेशियोज दोनों के सिमिलर हैं। तो देखिए साइड के रेशियो का जब आप क्या करते हो स्क्वायर करते हो तो आपको एरिया का रेशियो मिल जाता है। तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 1 और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 16। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप इस वीडियो के थ्रू आपके जितने डाउट्स रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी और फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।